दोस्तों आजकल का हमारा जो खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह की हो गई है कि हमें एनोरेक्टल डिजीज यानी कि जो गुदा संबंधित बीमारियां हैं वो काफी होने लगी हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सामाजिक मान्यताओं के चलते हम ये अपनी दिक्कतों को बताते नहीं, किसी से शेयर नहीं करते, जिसके कारण ये दिक्कतें जो है वो बढ़ती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो हम केवल बवासीर मान के ही बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। गुदा व गुदा के चारों तरफ कई सारी बीमारियां पाई जाती हैं, मतलब ये कि दर्जनों बीमारियां पाई जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुदा और उसके चारों तरफ कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका संक्षिप्त विवरण हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें डायग्नोसिस या हमें एटलीस्ट ये पता हो कि हमें ये चीज है। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बीमारी और सबसे कॉमन बीमारी जिसे हम भली भांति परिचित होते हैं, जिसका नाम बवासीर। दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये मल का रास्ता है, लैट्रिन का रास्ता है, जिसमें इसको सप्लाई देने के लिए चारों तरफ वेन्स पाई जाती है, वेन्स के गुच्छे पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, खान पान की वजह से या फिर कोई अन्य वजह से इन वेन्स में सूजन हो जाती है और मस्से से निकल आते हैं। दोस्तों नॉर्मली जब जो शुरुआती दौर होता है तो इसमें हमें पता नहीं चलता है, और दोस्तों जब ये इसको अगर ठीक नहीं किया जाता है या फिर इसकी रोकथाम नहीं की जाती है तो ये फिर मस्से बड़े होकर के बाहर निकल आते हैं। दोस्तों जो मस्से होते हैं जब बाहर निकल आते हैं तब हमें सोच के समय पता चलते हैं, या फिर पता तभी चलते हैं जब इसमें जो अच्छी खासी ब्लीडिंग हो जाती है और हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। दोस्तों ये जो पाइल्स होती है या हेमोरॉइड या फिर बवासीर दो तरीके की होती है। जब इसकी ओरिजिन अंदर से होती है तो ये इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, और जब इसकी जो ओरिजिन जो है वो बाहर से होती है तो इसको हम जो है एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। दोस्तों इन पाइल्स का जो सामान्य लक्षण होता है कि इसमें दर्द, जब अंदर वाली जो पाइल्स होती है उसमें दर्द, लेकिन जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है और ब्लीडिंग के चांसेस कम। दोस्तों दूसरी अगर कॉमन बीमारी की बात करें तो वो फिस्टुला होता है। फिस्टुला का मतलब ये होता है कि नाली नुमा संरचना, जैसे एक नाली है उसका एक सिरा होता है दूसरा सिरा होता है, तो इसी तरीके से फिस्टुला में भी एक सिरा होता है और दूसरा सिरा होता है। जैसे ये चित्र में देख पा रहे हैं कि ये एक सिरा बाहर की ओर खुल रहा है और दूसरा सिरा अंदर की ओर खुल रहा है, तो और ये नाली नुमा संरचना है। कई तरीके के फिस्टुला कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर पाए जाते हैं, कई तरीके के एक ट्रैक्ट होता है। दोस्तों ये सामान्यतः यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती है उनके सिक्रीशन होता है, और इन सिक्रीशन में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण ये फिस्टुला ट्रैक्ट बन जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें जो पस का डिस्चार्ज धीरे धीरे होता रहता है और आमतौर पर दर्द या फिर जो ब्लीडिंग है वो नहीं होती है। अगर इसको ट्रीट न किया जाए तो जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता जाता है। अगली बीमारी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये होता है फिशर इन एनो। फिशर इन एनो का मतलब होता है कट लग जाना। दोस्तों ये जो लैट्रिन का रास्ता है इसमें किसी भी तरीके से कट लग जाए, किसी भी तरीके से मतलब ये हुआ कि कब्ज हुआ और लैट्रिन हार्ड होने से वहां पर फ्रिक्शन के कारण जो है कट कर दिया, या फिर और कोई किसी वजह से ट्रॉमा हो गया और कट लग गया। दोस्तों जैसे ये एनल कैनाल है और ये फोल्ड्स लगे हुए हैं तो ये फिशर कहलाता है। तो दोस्तों इसके अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत तेज दर्द होता है और ये कभी कभी सडन ऑनसेट होता है, और दोस्तों इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ होती है, जैसे कि इसमें जो है लैट्रिन के साथ ब्लड जो है चिपका हुआ आता है। आमतौर पर इसमें जो धार वाली ब्लीडिंग होती है वो नहीं होती। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये एक्यूट से क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है, जहां पर इसके ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली ये ऐसे ही ठीक हो जाता है। दोस्तों अगली बीमारी की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों आजकल जैसा कि हमें सुबह सुबह उठ करके जल्दी स्कूल जाना है, अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाना है, तो क्या करते हैं कि नहाते हैं और अच्छे से बदन को पोंछ नहीं पाते, वहां उस एरिया में नमी बनी रहती है, या फिर जिनका काम बहुत देर बैठने का है उस एरिया में पसीने के कारण नमी बनी रहती है, जिससे वहां पर इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है और ये इस तरह से दिखता है। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे हिस्से में जो है फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो गया है और वो स्प्रेड होकर के वो उस एरिया पे पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नमी बनी रहने के कारण बहुत ही एक सुटेबल एटमॉस्फेयर होता है फंगल ग्रोथ के लिए। ये भी इस तरह से भी होता है। दोस्तों अगली अगर हम बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो पाइनोनाइडल साइनस। दोस्तों पाइनोनाइडल साइनस में क्या होता है कि ये बटक एरिया होता है, यहाँ पर हर एक के जो है वो काफी हेयर्स पाए जाते हैं और नॉर्मली ये फ्रिक्शन से ये हेयर्स जो है वो टूटते रहते हैं। तो ये टूट
टूट कर कभी क्या होता है कि वो ना गिर के ये जो है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और घाव हो जाता है, और फिर वो कई सारे हेयर्स जो है इसके अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं, वहां पर पस जमा लेते हैं, और पस ये जो है वो रास्ता एक ट्रैक बना लेता है और ओपनिंग के साथ बाहर निकलता है। तो ये इसका पाइनोराइडल साइनस की ओपनिंग हो गई और यहाँ पर एब्सेस बना हुआ है और ये ट्रैक बना हुआ है इसका। तो दोस्तों पाइनोराइडल साइनस और फिस्टुला दोनों में ट्रैक बनता है, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि फिस्टुला में एक ओपनिंग बाहर होती है और एक ओपनिंग मल द्वार के अंदर होती है, जबकि पाइनोराइडल साइनस में क्या होता है कि एक जो ओपनिंग होती है बाहर होती है, दूसरी अमूमन नहीं होती है, या फिर वो भी अगर बनाई जाती है तो बाहर बनाई जाती है। दोस्तों अगली अगर हम बीमारी की बात करें तो एनल स्पाज्म। दोस्तों एनल कैनाल जो होती है, ये एनल कैनाल है, इसके चारों तरफ मल के वेग को नियंत्रित करने के लिए स्फिंक्टर पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ट्रॉमा के कारण या जन्मजात किसी का ये स्फिंक्टर जो है वो काफी सिकुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मल का रास्ता है वो अचानक बहुत सकरा हो जाता है। उस सकरे में ना मल ठीक से पास हो पाता है और दिक्कतें बनी रहती है, तो इसको एनल स्पाज्म कहते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं जैसे ये लैट्रिन का रास्ता है, ये इंटरनल स्फिंक्टर और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जब ये ज्यादा संकुचित हो जाएंगे तो ये मल के रास्ते को ऐसे पतला कर देते, तो इससे मल की जो है वो पूर्ण रूप से अच्छे से नहीं निकलता। अगली अगर हम बीमारी की बात करें तो एनल पैपिला। पैपिला का मतलब होता है आउटग्रोथ। ये देखे हैं आप, आउटग्रोथ जो है वो निकल के आ रही है। दोस्तों आउटग्रोथ जो है एक तरह से जो है पाइल्स में भी निकल रही थी, लेकिन वहां से अंतर ये होता है कि जो पाइल्स में आउटग्रोथ हो रही थी वो वेसल्स के अंदर से हो रही थी, इसमें जो है वो स्किन की जो लेयर होती है, मसल्स की लेयर होती है, वहां से आउटग्रोथ निकल। तो ये बाय बर्थ होती है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 12 से 13 साल के लड़कों में होती है। ये देखे जैसे दोनों में अंतर आप समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये जो है वो पाइल्स मास है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और ये जो पैपिला, ये जो स्किन टाइप का निकला है तो एक्सटर्नल पैपिली निकली। दोस्तों अगली अगर हम बीमारी की बात करें तो रेक्टल प्रोलैप्स, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कांच का निकलना कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली, जैसे हमने बताया कि जो एनल कैनाल होती है उसके चारों तरफ इंस्पेक्टर होते हैं और मसल्स होती हैं। जब पैदाइशी या किन्हीं कारणवश या ओल्ड एज के में ये जो एनल स्फिंक्टर या फिर जो इनकी जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं, जिसके कारण जो रेक्टम का पार्ट है जो है वो बाहर निकल आता है सारा का सारा, इसे हम एनल प्रोलैप्स बोलते हैं। दोस्तों एक जो कॉमन बीमारी आजकल बुजुर्गों में बढ़ती जा रही है, रेक्टल कैंसर की। दोस्तों कैंसर में क्या होता है, जिसे आंत का कैंसर भी बोल देते हैं या गुदा का कैंसर भी बोलते हैं। दोस्तों ये आंत के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं और आउटग्रोथ होने लगती है, तो इसे हम एनल कैंसर बोलते हैं, रेक्टल कैंसर बोलते हैं। दोस्तों ये नॉर्मली जो है वो 60 साल से ऊपर या मतलब वृद्धावस्था में ये ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, एनोरेक्टल डिजीज यानी गुदा या गुदा से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कई सारी हैं। वहां पे बीमारियों का मतलब केवल बवासीर नहीं है। तो ऐसे में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाएं, जिसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट हो और बचाव करें उसका। तो दोस्तों एनोरेक्टल डिजीज को समझने के लिए ये वीडियो अगर कुछ हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।